I, Sushant Sahu, teacher in social studies, to welcome you all to class 9, political science, chapter number 3. We are continuing electoral politics and it is part 2. So let us start it. आज हम पढ़ाई करेंगे व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ये हमारे जो इलेक्शन है प्रोसेस है कितना तरीका का होता है, कैसे होता है। बेसिकली हमारे पास ओवरऑल हम बात करें, एक तो जनरल इलेक्शन होता है जो कॉमन इलेक्शन कहते हैं, और जब कुछ अर्जेंट सिचुएशन हो इसको कहते हैं बाई इलेक्शन। तो पहले बात करते हैं जनरल इलेक्शन होता क्या है। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा हमारे नेशनल लेवल के लिए, विधानसभा स्टेट लेवल में। ये जो इलेक्शन होता है रेगुलर होता है हमारे देश में, ये 5 साल का इंटरवल में होता है, हर 5 साल में होता है। दूसरा बात ये रहा, आफ्टर 5 ईयर्स जो टर्म खत्म हो जाता है तो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स का पावर इट कम टू एन एंड, उनका पावर खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब ये कैंसिल हो जाता है। नंबर 4 में बताया जा रहा है इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है जिस निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र सेम डे हो सकता है, कहीं कहीं जगह में अलग अलग डे भी चुना जाता है कंफर्टेबिलिटी को लेकर, इसको कहते हैं जनरल इलेक्शन। अच्छा, अभी बाई इलेक्शन क्या होता है। कभी कभी ऐसे देखा गया है कुछ जगह में कुछ वैकेंसी रहा, कोई सीट्स वैकेंसी कुछ है, वैकेंसी क्यों होता है, किसी का डेथ हो जाता है या कोई रेजिग्नेशन दिए कोई पार्टी मेंबर, तो उसी जगह में जो इलेक्शन होता है स्पेशल इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन को कहते हैं बाई इलेक्शन। स्थानीय निर्वाचन भी कहीं कहीं जगह में कहते हैं। अभी बात करेंगे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग बात है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक है। मीनिंग समझते हैं, इन आर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। हम अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जगह के लिए हमारे पास रहता है जो कि हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैसा वाला, जैसे कि हमारे नेशनल लेवल का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए, वैसे ही हमारे स्टेट लेवल में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है विधानसभा के लिए, जिस जिस स्टेट में विधान परिषद है उनके लिए भी होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट में बताया था कंट्रीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। कंट्री को डिवाइड किया गया है। अभी बात करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ, लोकसभा जैसे बात करेंगे नेशनल लेवल का, हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसका मतलब ओवरऑली लोकसभा इलेक्शन के अनुसार हमारे देश को 543 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी पार्ट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो रहा नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेकेंड इसमें लिखा गया है, इनको कहते हैं जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकसभा, उनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन शॉर्ट फॉर्म एमपी। वैसे ही विधानसभा जो होता है स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल के जैसे कि हम बात करेंगे हरियाणा की बात कर रहे थे 90 सीट्स था, तो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरियाणा को डिवाइड किया गया है। हम हमारे उड़ीसा का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे उड़ीसा में 147 सीट्स है, 147 मेंबर्स है, जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए। तो ये विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे उड़ीसा में 147 है। किताब के अनुसार जो हरियाणा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो निर्वाचन क्षेत्र है स्टेट लेवल का, वो है 90। तो ये रहा नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेशनल लेवल में हमारे लोकसभा राज्यसभा के लिए होता है और स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद के लिए होता है। अभी बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। कुछ सीट्स जो होता है, कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। जैसे कि हम बात करेंगे कुछ कुछ जगह में ऐसे बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ग्रुप के लिए, सारे वीकर सेक्शन के लिए तो अलग अलग सीट्स रिजर्व रहता है। जैसे कि हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो करेंटली जो 2019 के अनुसार 26 जनवरी 2019 के अनुसार हमारे लोकसभा में 84 सीट्स है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीट्स है शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए। उनको छोड़ के बाद में ये आया ओबीसी का कंसेप्ट आया, जो कि पहले से नहीं था। एससी एसटी जो समय में पहले रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वो आया। फिर बाद में स्पेशली वोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए भी सीट्स रिजर्वेशन रहा, 1/3% ऑफ सीट। अभी बात करेंगे वोटर लिस्ट क्या होता है। वोटर लिस्ट क्या होता है, इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट ये प्रिपेयर किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन का पहला काम होता है कि कितने लोग, कितने सिटीजन इस बार वोट देने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है, ये ऑफिशियल एक इलेक्शन इलेक्टोरल रोल कहते हैं उस टर्म को,
ऑफिशियली इसका जो कोडिंग वर्ड है इलेक्टोरल रोल होता है, और इसको वोटर्स लिस्ट भी कहते हैं। नंबर 3 में बात करेंगे तो हमारे देश में ऑल सिटीजन जो कि 18 साल हो और उससे ज़्यादा हो, उनको वोट देने का अधिकार है। और ऐसा कहीं देखा गया है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, बेटर वी कैन से, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और इसमें हम बात करेंगे तो जो कास्ट हो, कलर हो, कुछ भी हो, डिस्क्रिमिनेशन होने से उनका जो फंडामेंटल राइट है वायोलेट होता है। तो फिर देखेंगे कि इसमें जो वोटिंग लिस्ट है, कुछ लोगों का नाम काट दिया जाता है जिनका डेथ हो जाता है, और नया नाम ऐड कर दिया जाता है। जो कि 18 साल से ज़्यादा होते हैं उनका नाम ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही करके ये बनाया जाता है। स्पेशली ये एक EPIC बना गया है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इंट्रोड्यूस किया गया है एक स्पेशल कैटेगरी के लिए, जानकारी के लिए, जो कि मतदान में ये बहुत मदद करे। अभी बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब ये होता है कि कुछ कैंडिडेट का नाम को रजिस्ट्रेशन करना। कैसे होता है, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट, हम पहले बात करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि उनका उम्र एटलीस्ट तो 18 होना चाहिए। बाकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। और उसी जो पार्टी, जो भी पार्टी का तरफ से कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, वो पार्टी एक नॉमिनेट करता है, जिसको हम कहते हैं टिकट। तो सारे लोग जो हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म, जो भी मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म रहता है। उसमें डिक्लेयर करते हैं कि देखो हमारे पास 5 नंबर पॉइंट में पूरा क्लियरली लिखा गया है, एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, उनके नाम में कुछ जो पेंडिंग केसेस नहीं है सीरियस क्रिमिनल वाला, और उनके पास जो प्रॉपर्टी है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब क्लियरली वो डिक्लेयर करते हैं। अभी बात करेंगे हम इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे मीटिंग का आयोजन किया जाता है। जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, पार्टी लीडर्स होते हैं, पूरा घर घर घूम के जाके लोगों को समझाते हैं कि हमारा पार्टी इस बार इलेक्शन में जीतेंगे तो आप लोगों के लिए ये बना देंगे, जनरल फैसिलिटी जो है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये रोड है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब बनाएंगे, या पब्लिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करेंगे। ऐसे प्रोमिजेस देते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। हम बात करेंगे पॉइंट वाइज। ये जो पीरियड होता है, ये लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए ये सब प्लान किया जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एड्रेस करते हैं, जैसे कि पार्टी मीटिंग होता है, पब्लिक मीटिंग होता है। हम एग्जाम्पल पहले ले चुके हैं, पार्ट 1 में चौधरी देवीलाल जो मीटिंग के लिए आ रहे थे, वो वाला एग्जाम्पल एक है। 3 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो कहीं कहीं जगह में बताया गया है कि न्यूज़पेपर में वो देते हैं, टेलीविज़न में देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिबेट्स होता है, तो ऐसे करके इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। और ये जो इलेक्शन कैंपेन होता है, पॉलिटिकल पार्टी ये फोकस करते हैं कि पब्लिक लोगों का अटेंशन कैसे सिर्फ उनका पार्टी को होगा, और वो लोग सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। और वो पब्लिक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो पार्टी का जो फॉर्मूला होता है, पार्टी का कुछ आइडियोलॉजी होता है, जो कि हम मैनिफेस्टो कह सकते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो वो भी बनाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हम। फिर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपका किताब में है ही, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे या किसी ग्रुप का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ बताएंगे क्या क्या कॉमन था। 1971 में गरीबी हटाओ बोल के एक ठो स्लोगन पॉपुलर था। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे कि सेव डेमोक्रेसी, ये स्लोगन था 1977 में। उसी साल और एक स्लोगन के बारे में बात करेंगे, लैंड टू द टीलर, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिलना चाहिए। और 4 नंबर पॉइंट में आया, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ये जो लोकल पार्टी होते हैं, वो स्पेसिफिक उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा वाला कहीं कहीं जगह में बनाते हैं स्लोगन। अभी फिर बात करेंगे कि ये जो और कुछ स्पेसिफिक डिक्लेरेशन होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ। कोई भी पार्टी ये 4 काम नहीं कर सकते। कौन सा काम? किसी को ब्राइब नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, किसी को डरा नहीं सकते वोटर लोगों को, और उनके नाम में कोई कास्ट और कोई रिलीजन को लेकर वोट नहीं मांग सकते। तीसरा रहा, जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेज से है, ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते, जैसे कि गवर्नमेंट का जो गाड़ी है, गवर्नमेंट का जो फंड है, वो यूज नहीं कर सकते। 4 नंबर बात करेंगे तो उनके पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, कि जैसे कि जो पैसा वो तो नॉमिनेशन के समय में दिए होंगे, और इसमें कैलकुलेशन होता है कि 25 लाख से ज़्यादा आप लोग लोकसभा में इलेक्शन जो होता है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और जो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर ये स्टेट लेवल का इलेक्शन है, तो मैक्सिमम एक पॉलिटिकल पार्टी 10 लाख ही पैसा या इन्वेस्ट कर सकता है या पैसा खर्चा कर सकता है। उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वो फाइन होगा या उनको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हकीकत में बात करेंगे तो बहुत सारे पैसा, क्रोर्स ऑफ मनी दे पार्टी लीडर्स, द पीपल दे स्पेंड
This is internal democracy, better we can say. It remains within the political parties, political party members and the active members of the party. और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस समय में आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है इसमें कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपागंडा। इलेक्शन प्रोपागंडा को लेके कोई भी मंदिर जाना, कोई मस्जिद जाना, कोई चर्च जाना, ये नहीं हो सकता इलेक्शन के समय में। और क्या होता है, वंस द इलेक्शन इज अनाउंस्ड, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है कि इस महीने में इस दिन ये इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं इनको क्या करना पड़ता है कि ये जो 3 पॉइंट बताया गया है ये उनको नहीं करना है। क्या? एक नया फाउंडेशन, ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी नया प्रोजेक्ट ये शुरुआत नहीं कर सकते। दूसरा वाला हुआ टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, ये बड़ा पॉलिसी या बड़ा डिक्लेरेशन कुछ नहीं कर सकते। तीसरा रहा कोई मेक एनी प्रोमिजेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक लोगों के लिए कुछ प्रोमिजेस, कुछ नया प्लान ऐसे जो बनाना, ये नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट है या कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका अगेंस्ट में है। फिर हम बात करेंगे पुलिंग एंड कंडक्टिंग काउंटिंग ऑफ वोट्स। पुलिंग का मतलब जो वोट होता है, जो वोटिंग प्रोसेस होता है, और काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है वो रिजल्ट पब्लिकेशन का एक पार्ट है। तो पहले हम बात करेंगे पुलिंग होता कैसे इलेक्शन। फाइनल स्टेज जब हो जाता है इलेक्शन में, तो द वोटर्स वोट देने के लिए जाते हैं। कास्ट वोटिंग जो एरिया होता है, जिस जगह में ये इलेक्शन का जो प्लेस होता है, जो जगह होता है, इसको कहते हैं पुलिंग बूथ। तो पुलिंग बूथ को जब जाते हैं लोग वोट देने के लिए, इस वोटिंग को कहते हैं पुलिंग होना। इतना वोट है, इस जगह में इतना सिटीजन्स है, इतना वोट्स हुआ, तो ऐसे करके वो बताते हैं। सेकेंड पॉइंट में बात किया जा रहा है द डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। जिस दिन वोट होता है, जिस दिन इलेक्शन कंडक्ट होता है, उसी दिन को वो इलेक्शन डे भी बोला जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज देयर ऑन द वोटर्स लिस्ट, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो लोग सब जाके पुलिंग बूथ में, पुलिंग बूथ क्या कहेंगे, पुलिंग बूथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स होता है, कहेंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होता है, तो इस जगह में बेसिकली प्राइमरी स्कूल्स आर चूजन फॉर बेटरमेंट फॉर इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉमन पीपल, जो कि गांव के पास जो होता होगा और आसानी से वोट दे सकते हैं, उसको लेकर ऐसे ही चूज किया जाता है। और 4 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जो बूथ के अंदर जाते हैं, इलेक्शन का जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हम कहते हैं पुलिंग ऑफिसर्स होते हैं उसमें, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और जो ब्लॉक लेवल अलग अलग जगह में जो सब रहते हैं, इंचार्ज रहते हैं, एरिया इंचार्ज रहते हैं किसी जगह। मॉडर्न इलेक्शन जो हुआ, तो आजकल वोटिंग सिस्टम अलग हो गया है, कैसा वाला सिस्टम पहले था और कैसा वाला अभी हो रहा है, हम नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे, दिखाऊंगा आप लोगों को इमेज के साथ कि पुलिंग कैसे होता है। तो ये सब क्या होता है, ये कास्ट देख वोटिंग करके या कास्टिंग वोट करके वो आते हैं, और उनके एक नमूना किया जाता है फिंगर में, जो 4th फिंगर में एक क्या कहेंगे हम, वन टाइप ऑफ इंक इज इंडेलिबल इंक, जो कि इतना आसानी से नहीं मिटेगा, वो दिया जाता है, जो कि पता चले कि ये इंसान ऑलरेडी वोट दे चुके हैं। नंबर 5 में बताया जा रहा है एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड। जो पार्टी होते हैं, अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, हर पार्टी का एक एक मेंबर ही उनको अलाउ किया जाता है रहने के लिए कि इलेक्शन सही प्रोसेस में हो रहा है या नहीं। ये फ्री एंड फेयर वे, जैसे हम पहले से पढ़े हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये एक पार्ट है इसका। ये देखो मैं बात कर रहा था बैलेट, पहले से ऐसा वाला था, एक कैंडिडेट आईडी होता था या सीरियल नंबर होता था, फिर कैंडिडेट का जो इमेज होता था, कौन सा कैंडिडेट है, उनका नाम रहता था, और उनका जो लोगो या पार्टी सिंबल होता था, या कौन सा पार्टी, ऐसे करके सीरियल नंबर होता था। फाइनली लास्ट वाला जो है, जो सिलेक्शन का जो भी पार्टी को या जो भी मेंबर को वोट देना चाहेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर वो स्टैम्प दिया जाता था। कोई भी पार्टी मेंबर इसे स्टैम्प, उसके ऊपर स्टैम्प दिया जाता था। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है, मॉडर्न डेज में जो इलेक्शन हो रहा है, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था ये ईवीएम में हुआ था, या बहुत साल से भी हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है जो कि कनेक्टेड होता है पूरा लास्ट को। और इसमें पहले जो पार्टी मेंबर्स जो होंगे, या जो हम बात करेंगे कि जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, पोलिंग ऑफिसर पहले अलाउ करेंगे, उसमें एक रेड कलर का बटन में ब्लिंकिंग होगा, तो आपको पता चला गया कि अभी अलाउड है, आप अभी वोट देने के लिए अलाउ है। जी, कहीं कहीं जगह में इसे देखा गया है कि ये जो सेट ऑफ मशीन है, 2 सेट्स होता है। अगर ये नेशनल लेवल का इलेक्शन और स्टेट लेवल का इलेक्शन एक ही समय में हो रहा है तो 2 सेट्स होता है, अदरवाइज इट इज 1 सेट। और जब आप लोग ये जो बैलेट वाला यूनिट है, इसमें कैंडिडेट, पहला वाला कैंडिडेट का नेम होगा, फिर कैंडिडेट का पिक्चर हो सकता है या सिंबल हो सकता है, फिर ये जो सब ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है, ये सब बटन है। तो जो कैंडिडेट को वोट देना चाहोगे उसको सिर्फ प्रेस करना है।
प्रेस करने से, बट इट विल बी, जब प्रेस करोगे ये जो वीवीपैट है उसमें आप कौन सा पार्टी को या कौन सा सिंबल को आप लोग प्रेस किए वो शो होगा। और ये जो पोर्शन है ये इधर ही होता है, ये जूम करके दिया गया है। और इसमें इसका अंदर एक बैलेट बॉक्स है, एक छोटा सा टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, वो कटिंग होके नीचे गिरेगा। और ये एक जो वोटिंग काउंटिंग होता है ये डिजिटल के साथ साथ ये मैनुअल पेपर को भी काउंट किया जाता है। ये ज़्यादा क्या होता है, थोड़ा और फेयर मोड होता है इलेक्शन में वोट देने के लिए या काउंटिंग के समय में। अभी बात करेंगे रिजल्ट डिक्लेरेशन। वंस द पुलिंग इज ओवर, जब वोटिंग खत्म हो जाता है तो जो ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, उसको सील किया जाता है पूरा अच्छी तरह से, और उसको एक सोर्स, एक जगह को लिया जाता है जो कि पूरा हाईली सिक्योर्ड है। तो कुछ दिन के बाद एक फिक्स डेट किया जाता है पहले से, ईवीएम को सब इकट्ठा किया जाता है कंस्टिट्यूएंसी में और ओपन किया जाता है, और कैंडिडेट का जो नाम, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है ये कैलकुलेशन किया जाता है। और सारे पार्टी का जो एजेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं और वो देखते हैं प्रॉपरली ये काउंटिंग हो रहा है या नहीं। 4 नंबर पॉइंट में बताया गया कि द कैंडिडेट जो हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिनको मिलता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डिक्लेरेशन किया जाता है, इलेक्टेड है। 5 वाला पॉइंट बताया जा रहा है। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम टेलीविजन में, अलग रेडियो में, न्यूज़पेपर में यह आ जाता है कि इस पार्टी का, इस कैंडिडेट को इतना वोट मिला है। So this is all about the process of election and calculation of the votes. This is all about the portion, dear viewers. Once again, we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.